अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं समी इब्राहिम। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सईद काजी साहब। आज हमारी मेज़बान शाज़िया अकरम हमारे दरमियान नहीं है क्योंकि वो कुछ अलील हैं। हम उनके लिए दुआ गो भी हैं और ये तवक्को कर रहे हैं कि मंडे को वो वापस आकर इसी सीट पर बैठ के अपना प्रोग्राम करेंगी, लेकिन बहरहाल आज आपको मुझे ही बर्दाश्त करना होगा। नाज़रीन, अगर हम मुल्की हालात पर नज़र डालते हैं तो ये पता चलता है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफ़ा हो रहा है और अब दोबारा दहशतगर्दों का फोकस यही नज़र आ रहा है कि सेक्टेरियन वायलेंस को बढ़ाया जाए। और इसी हम ये देखते हैं कि बलूचिस्तान में ज़ायरीन की बस पर फिर दोबारा हमला हुआ। इसके साथ ही KPK में भी फिर दोबारा पाकिस्तानी फ़ौज को निशाना बनाया गया। आज प्रोग्राम में इस पर नज़र डालेंगे कि ये जो सेक्टेरियन वायलेंस करने की कोशिश की जा रही है, इससे क्या अहदाफ हैं हमारे दुश्मनों के, वो क्या हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सरगर्मी है उसमें भी तेज़ी आ रही है। अब सियासी जमातें अपने अलायंसेस की जानिब जा रही हैं। कल इमरान खान और जमात इस्लामी के दरमियान इस बात पर इत्तफाक हुआ कि अदलिया की हिफाजत में दोनों जमातें एक साथ चलेंगी। तो ये इस बात पर भी आज नज़र डालेंगे कि ये जो अब अलायंसेस का सिलसिला है ये किस तरफ जा रहा है और मुस्तकबिल में जब इलेक्शन होगा तो कौन कौन सी पार्टियाँ किस तरह आपस में हाथ मिलाकर ये इलेक्शन लड़ेंगी। अब यहाँ पर लेते हैं हम ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो काजी सईद साहब की खबरें लेंगे और इसके साथ हमारे साथ दुनिया के सीनियर इन्वेस्टिगेटिव कॉरेस्पॉन्डेंट नसीर वागा होंगे, वो भी खबर देंगे। और जुल्फ़िकार अली महतू भी हमें बताएंगे कि पंजाब हुकूमत ने किस तरह अपने फिगर्स को फज किया है ताकि वो ये बता सकें कि उनको बजट में खसारा नहीं हुआ। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। काजी सईद साहब, आज आपके पास क्या खबर है? समी इब्राहिम साहब, मैंने सबसे पहले जिस खबर का इंतखाब किया है वो लाहौर में जो पुल गिरा है और रिकॉर्ड टाइम में तैयार होने वाले पुल रिकॉर्ड टाइम में गिरने शुरू हो गए। इसमें जब सब लोग वहाँ पहुँचे तो उसमें दो बातें दिलचस्प थीं, जो दिलचस्प तो नहीं कहनी चाहिए, अफसोसनाक कहनी चाहिए। पहले तो ये कहा गया कि जी इसमें नाकस मटीरियल लगा है। बाद में जो कमिश्नर हैं उनके हवाले से मैंने रिपोर्ट आज पढ़ी कि वो फरमा रहे थे कि जी नहीं, उसका जो ट्रक का बेड खुल गया था और वो टकराया है और वो गिर गया है। अब ये याद रहे कि इस तमाम पुल जो है वो एक बॉडी है जिसको हेड करते हैं कमिश्नर साहब, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो ये तय करके उसको आम इस्तेमाल के लिए खोलें कि इसमें तमाम मटेरियल ठीक लगा है या नहीं लगा। तो यूँ लगा जैसे शुरू से ही कवर अप करने की कोशिश की जा रही है तो इस पर कोई बॉडी बने। अलबत्ता ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है PIC का स्कैंडल कहाँ गया, यही हम शोर मचा के खामोश हो चुके हैं। पिम्स में 2 औरतें जो हैं वो बेचारी हलाक हो गई गलत दवाई की वजह से, और उसका इतराफ़ किया पिम्स के जो है। बहरहाल चीफ मिनिस्टर तो बड़े तेज़ी से पहुँचे। बहरहाल तो ये नहीं पहुँचे, बड़ी मेहरबानी है उनकी पहुँचे, मगर वो जो कब्रों में पहुँच गए हैं उस हवाले से क्या होगा। और वो कॉन्ट्रैक्टर जो है क्या किसी को करार वाकई सज़ा मिलती है? समी साहब, मसला यही है, सज़ा नहीं मिलती, लिहाजा हर नेक्स्ट टाइम फिर यही हो जाता है। दूसरी खबर समी साहब, मैंने UK में जो स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि यहाँ पे रोज़गार नहीं है और लोग अपने असासे बेच के माँ बाप को मजबूर करके डिग्री लेने के लिए वो UK चले जाते हैं। तो खबर ये आई है कि वहाँ रिसेशन की वजह से तकरीबन 20,000 जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से गए हैं जिन्होंने डिग्री ले ली है मगर वो बेरोज़गार हैं, और तकरीबन 10,000 जो काम कर रहे हैं वो मीनियल काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, जो कि उनकी डिग्री से मुताबिकत नहीं रखती। तो इस पर हम बात करेंगे। और फिर UK में शेख रशीद साहब जो हैं USA में USA में उनको रोक लिया गया। हम बात करते होते हैं एम्पीरियल एरोगेंस की। ये वाक़यात जब हुए उसके साथ शाहरुख खान के साथ और एक इंडियन वज़ीर के साथ, तो कैसे उन्होंने रिएक्ट किया, उन्होंने माफ़ी भी मंगवाई, मगर हमारे साथ ये सलूक हो जाता है। और अब पिछले दिनों में रिपोर्ट देख रहा था कि वो बड़ा नाराज़ हो रहा था पेंटागन के, हमारे लोगों के वीज़े क्यों नहीं मिल रहे आप। तो हमारे जो सेलिब्रिटीज़ जो भी जिस किस्म के हैं, ये 5-6 दफ़ा मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, तो ये क्यों हमारे साथ सलूक होता है? क्या एक दिन हम उनके सेनेटर को भी 4 घंटे बिठा दें एयरपोर्ट पर, तो फिर कैसे होगा ये मामला? तो क्यों हमें ये एहसास दिलाया जाता है हमारी कम आएगी का? और फिर एयर ब्लू जो हादसा हुआ था उसकी रिपोर्ट आई, मैंने सारी रिपोर्ट बड़ी थरोली पढ़ी, कुछ नहीं बताया गया। वो कहते हैं जी पायलट की गफलत थी। अब पायलट को तो हम दुनिया में दोबारा लाने से रहे कि वो बताएं। दुनिया में जब हादसे होते हैं, अगर आप देखें सभी सब डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, एक एक चीज़ बताई जाती है। यहाँ पे बताया गया उसकी 65 साल उम्र थी और वो पहले एयरफोर्स में काम करते थे और उन्होंने बस कुछ नहीं किया और बात खत्म हो गई। इसीलिए मेरे ख्याल में हम हादसों को आइंदा पेशबंदी नहीं कर सकते। और आखिर में बात करेंगे शर्मीन
उबैद चुनाई की, क्योंकि उनकी अपनी ही डॉक्यूमेंट्री के किरदार ने उन पर इल्ज़ाम लगा दिया। तो उस वक्त भी इल्ज़ामात आपको पता है आने शुरू हो गए थे, मगर अब चूँकि इस तरफ से आया है, उन्होंने इसकी वजाहत भी बड़ी की है और बड़ी वजाहत के साथ। मगर ये ऐसा क्यों है, यहाँ पे हर चीज़ डिस्टार्ट क्यों हो जाती है? अच्छे मकसद के लिए काम जो किए जाते हैं उनमें से कुछ और मकासद क्यों निकल आते हैं? इस पे बात करेंगे। ये बात आपने बड़ी सही कही कि जब शर्मीन उबैद को एक्सक्यूज़ मी ऑस्कर अवार्ड मिला था तो उन्हीं दिनों ये इस तरह की खबरें आने लग गई थी कि जिनमें ये उनको मलाइन किया जा रहा था। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। काई साहब, जिक्र है, चर्चा है, बलूचिस्तान में जो सेक्टेरियन एक फिर दोबारा हमें वो नज़र आया, वही अंदोनाक वाक़या, ज़ायरीन की बस आ रही है, उस पर हमला हुआ, एक ख़ास मखसूस कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। कहाँ हम जा रहे हैं, ये लोग क्या चाहते हैं? समी साहब, आपको याद होगा कि हम अपने इसी प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि जो अब प्रॉक्सी वॉर है उसका जो सेंटर था पहले अफगानिस्तान था, अब नहीं रहा, अब वो बलूचिस्तान है। और दो तरह की प्रॉक्सी वार्स यहाँ पे हो रही हैं। एक तो चाइना और यूएस जो है उसके यहाँ पे इंटरेस्ट्स हैं, और दूसरा हमने ये भी अर्ज़ किया था कि सऊदी अरब और ईरान की जो प्रॉक्सी वार है वो भी, क्योंकि ये भी आपको पता डैगर्स ड्रान है। सऊदी अरब तो ये भी चाहता है बल्कि वो कि इसराइल जो है या अमेरिका जो है वो हमला भी कर दे ईरान पे। मामला ये असल में क्या है, हमारी कमज़ोरी क्या है? हमारी कमज़ोरी ये है कि कोई भी आपकी सरज़मीन को इस्तेमाल नहीं कर सकता समी साहब जब तक आप उसे इस्तेमाल ना होने दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंटेंशनली ज़मीन उनको पेश करें, आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। अब ये देखें मिसिंग पर्सन का काम जो हो रहा है, चीफ जस्टिस साहब भी केस को लेके बैठे हुए हैं। रोज़ाना मैं देख रहा हूँ, डॉन में कल एक रिपोर्ट थी, लाशें मिल रही हैं। जब आप ऐसी, और फिर नौकरियाँ नहीं हैं, आप उन इलाकों के जो ज़राए पैदावार हैं उनको आप टैप नहीं कर रहे। मैं थोड़ा सा आपका कमेंट चाहूँगा इस बात पर कि मुझे ये बताइए कि ये जो प्रॉक्सी वार सऊदी अरब की, ईरान की या दूसरे ममालिक की हो रही है, हमारी जो इंतज़ामिया है, हमारी हुकूमत है, क्या जो मदरसे हैं जहाँ पर फंडिंग की जा रही है, जहाँ से लोगों को तरबियत दी जा रही है, बहुत सारे, तो सारे मदरसों की मैं बात नहीं कर रहा, कुछ मखसूस इलाकों की, उनके हवाले से हमारी हुकूमत हमें कुछ करती हुई नज़र नहीं आ रही? समी साहब देखें ना, बात ये लश्कर जंगवी ने इसकी अब आज कबूल भी कर ली इसकी जो है, और अब हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये सारा जो कैंसर यहाँ पे फैला है, हम कहते रहें कि नहीं जी उसको वो और था, ये ऐसा नहीं होता। तारीख़ में एक तसलसल होता है। ये जो हमने अफ़गानिस्तान में किया, जो हमारी पॉलिसी थी, ये उसी का नतीजा निकला है। अब मसला यह कि ये तो हम कर चुके हैं, अब तारीख़ का पहिया वापस तो नहीं जा सकता। अब हम क्या करें, हम कैसे निकलें? ये खित्ता ज़मीन जो हमने हासिल किया था इतनी तगो-दो के बाद, इसको हम कैसे बचाएं? तो मेरे ख्याल में समी साहब जो बाहर के ख़तरात हैं वो तो हैं, वो तो होते हैं, मगर बाहर के ख़तरात उन बड़े अंदरूनी ख़तरात की वजह से हैं कि जो आपका यहाँ इंतज़ाम और इंसराम जिन्होंने करना है, जिन्होंने इन आबादियों को आफियत और एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी देनी है, जब वो ये काम नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, अब क्या है? मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। जो प्रॉक्सी वार्स हुई अफ्रीका में, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें सोना निकाला गया, हीरे निकाले गए, और वहाँ की आबादियाँ बर्बाद करके रखती इन आलमी ताले आजमाओं ने। तो क्या हम उसको यही बना देंगे? अगर हम खुद अपने, मिसाल के तौर पे आज मैं फिर डॉक्टर समर मुबारकमान साहब को देख रहा था, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ये जो हमारा कोयला यहाँ पड़ा हुआ है हम खुद उससे निकाल लेते हैं। आज वो टीवी पे आके कह रहे थे किसी पे कि जी 4 रुपये में हम ये आपको दे सकते हैं। एक तो हम अपने माशी बुरान को ख़त्म कर सकते हैं अगर हम इधर फोकस करें, उन आबादियों को हम आफियत दे सकते हैं, और फिर हम इनसे भी मामला कर सकते हैं अगर हम माशी तौर पर मजबूत हों। मगर जब हम अंदर से वीक होंगे तो जाहिर है वो आएंगे और वो कर रहे हैं। नाज़रीन, ये जो हमारी बहस चल रही है जिसमें हम सेक्टेरियन वायलेंस का और दहशतगर्दी का जिक्र कर रहे हैं, आज का हमारा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्दी की वारदातें हैं, सेक्टेरियन जो वायलेंस है, इसमें बेपनाह इजाफा हो गया। आप हमें बताइए कि इसका क्या हल हो सकता है? हुकूमत को इस तरह से कैसे इस सारे मामले से निपटना चाहिए? हमें आप कॉल भी करें, SMS भी भेजें, ईमेल्स के जरिए भी आप हमसे ये सवाल कर सकते हैं। जी, कॉलर हैं कोई, आप मुझे बता रहे हैं अमेरिका से। जी अनवर साहब। जी हेलो। जी अनवर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी समी साहब बोल रहे हैं? जी समी बोल रहा हूँ। समी साहब, अनवर बोल रहा हूँ, और काजी साहब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, इसका सबसे ज्यादा हल तो यही है कि हम एक दूसरे पे निगाह रखें।
जी बहुत शुक्रिया। शायद लाइन उनकी ड्रॉप हो गई है। उन्होंने भी बात की है हम एक दूसरे पर निगाह रखें। कैसा मैं फिर एक सवाल की तरफ आता हूँ कि रियासत क्या करे जब वो ऐसी जहाँ से इनकी परवरिश हो रही है, ये जो तंजीमें हैं इनकी मदरसे भी मौजूद हैं, इनके नज़रियात का प्रचार करने वाले भी खुले आम अपने नज़रियात का प्रचार कर रहे हैं, तो किस तरह इन चीज़ों इनको डिस्करेज किया जा सकता है? समी इब्राहिम साहब, अब अगर आप ये देखें कि जब आप अपनी खारजा और दाखिला पॉलिसियाँ खुद बनाने के अहल हो जाएं, जब देखें ना, यही मदरसे थे जिन्हें आप बना रहे थे, अब यही मदरसे हैं जिन्हें आप बंद करने की कोशिश करें तो ये बंद नहीं हो रहे, बल्कि ये सब कुछ कर रहे हैं। बात यह है कि जब आपने इस इलाके में रहना है, मिसाल के तौर पे ड्रोन्स का मामला है, मिसाल के तौर पे कल वो हमारे जो भाई हैं उनको उठा के ले गए और उनको शहीद कर दिया, उनकी वीडियो भी जारी कर दी। हम देखें वीकनेस तारीख में, ज़िंदगी में कमज़ोरी जो है इसकी कोई माफ़ी नहीं है। इंसान का जिस्म जब कमज़ोर हो जाए तो उस पर जरासीम रहम नहीं खाते, उसी जिस्म पे हमला करते हैं जो वीक हो। तो वीक होने से बड़ा सिन कोई नहीं है। आज की जो ये दुनिया और समाज जिस तरीके से तख्लीक हुआ है इस ग्लोब के ऊपर। हमारे साथ कैसा, साहब मैं आपको ज़रा रोक रहा हूँ, हमारे साथ लाहौर से कॉलर हैं नफीस साहब। जी नफीस साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। समी साहब, मैं अभी आप बात कर रहे थे जुडिशरी के हवाले से, नो डाउट के काजी साहब पॉइंट आउट कर रहे थे जी, जो मिसिंग पर्सन है इस पर भी हो रहा है। तो क्या ये अच्छा होता जब प्राइम मिनिस्टर को नायल किया है तो साथ 248 की भी इंटरप्रिटेशन होती? अब मैं क्या समझूं कि वज़ीर आज़म भी नायल है और 248 भी है और अगले की बारी भी लगने वाली है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या वो फरिश्ते या मैं या आप, कौन करेगा? मेरा सवाल सर। जी नफीस साहब, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से। जी शुक्रिया नफीस साहब। जी काजी साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, अब चूंकि ये मौजू से हम सवाल आते हैं तो फिर हमें मौजू बदलना पड़ता है। बात उन्होंने ठीक की है कि 248 की भी अगर वजाहत हो जाए, और ये इशू मैं समझता हूँ इसी को अपने इस इशू से जोड़ देते हैं जो भाई नफीस भाई ने जो हमें कॉल की है कि हम किन कामों में लगे हुए हैं और हमारे मुल्क में क्या काम हो रहे हैं। पुल गिर रहे हैं, दहशत गर्दी बढ़ी हुई है और उसके साथ इदारे भी टकरा रहे हैं। परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। ये जो हमारे बैठे हुए लोग जो भी आईनी कानूनी मामले हैं ये बैठ के आपस में हल करें और अपने हमारे रिसोर्सेज जो इस मुल्क के अवाम कमा के इनके हाथों में पकड़ाते हैं वहाँ जाके लॉ एंड ऑर्डर का भी हिसाब करें, वहाँ जाके जो है लोगों की जो रोजगार है उसका भी बंदोबस्त करें। अच्छा, एक हमारे साथ और कॉलर हैं जेलम से मिसेज नादिर। जी मिसेज नादिर। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। मैं जेलम से बात कर रही हूँ। मेरा आपसे सवाल है, आज आपने सभी साहब आपने जो अपने पॉइंट्स दिए थे उसमें आपने लिखा था कि सर्वे किया गया है जिसमें पीटीआई और नून लीग मकबूलियत हासिल कर रही है। सर, इन दो पार्टीज को क्या मसला है कि इन्हें हमेशा सर्वेज की जरूरत होती है? लोगों में पॉपुलैरिटी 100 लोगों में से 50 लोग अगर इनके फेवर में दे देते हैं तो दे आर नॉट 50% रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान। 18 करोड़ अवाम इनके साथ इनके बैक पे नहीं खड़ी। इन्हें क्या प्रॉब्लम है? क्यों इन्हें हर दूसरे महीने और दूसरे हफ्ते सर्वे की जरूरत होती है? जी बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस नादिर। ये वो जो मैंने खबर जिसमें जिक्र किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी में आपस में अलायंस हुआ, लेकिन इसके साथ ही प्यू इंस्टीट्यूट जो अमेरिका का है उसका एक सर्वे आया जिसमें यह बताया गया कि मुस्लिम लीग नवाज और इमरान खान ये दोनों पॉपुलर हैं। का बड़ा तफसीली जवाब दे दूं। जी प्लीज। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि सहरिजा पार्टी जो हारी है यूनान में, उसके जीतने से बड़ा नुकसान होना था। चुनाचे तमाम जो सर्वेज आ रहे थे वो उसकी जो मुखालफ पार्टी थी उसको जितवा रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, जो उनका समरस वज़ीर आज़म बना है इस वक्त यूनान का, उसके बारे में बरमला बात हो रही थी कि वो जब पिछली कैबिनेट में वज़ीर थे तो उन्होंने बहुत करप्शन फरमाई, मगर फिर सारे उनके पीछे हो गए। तो ये मैं समझता हूँ देयर इज़ अ मेथड इन दिस मैडनेस मिसेज नादिर। इसमें ये होता है, मुझे नहीं पता इनका ठीक है या गलत है, मगर आम तौर। और दूसरी बात यह है कि आप सर्वे में कहाँ तक पहुँचते हैं। इंटरनेट इस मुल्क में जो है वो 25-30 लाख इंटरनेट बताए जाते हैं, 2 करोड़ से लोग देख लेते होंगे। फिर सोशल मीडिया पे जो लोग आते हैं, क्या वो इस मुल्क के उन अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्होंने कंप्यूटर का मुंह भी नहीं देखा? तो मेरे ख्याल में बात उनकी ठीक है। अच्छा काजी साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ लाहौर से, अरशद। जी अरशद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। समी साहब, मैं अरशद अर्ज कर रहा हूँ। मैं इस हवाले से तो मेरी सजेशन यही है कि किसी ना किसी तरह ये नादरा का जो सिस्टम है इसको बेहतर कर दिया जाए, ताकि हर बंदे का पता हो कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कहाँ से आया है, उसका क्या वेयर अबाउट है। अगर ये पॉसिबल हो जाए तो इस दहशतगर्दी पे बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है।
बहुत शुक्रिया अर्शद साहब। काजी साहब, उन्होंने जो बात कही वो जो मुझे समझ में आई है कि अगर हुकूमत रिसोर्सेज एलोकेट करे जिसमें एक पूरा हमारे पास एक डाटा बेस हो, वही जो हम हमेशा प्रोग्राम में बात करते रहते हैं कि तरजीहात ही नहीं है। उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि कौन क्या कर रहा है। देखें, किसान इस मुल्क में गंदम उगा रहा है, मजदूर खेत वो प्रोडक्शन कर रहा है बैठा हुआ किसी फैक्ट्री में। ये हुक्मरान क्या कर रहे हैं? कोई ऐसा नादरा का सिस्टम हो, पता चले कि ये अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या इनमें से इनके कौन कौन से धड़े जो हैं ये खुदा न खास्ता अगर ऐसा है जो करवा रहे हैं। जिस तरह हमने देखा कि हमारी इंतहाई जो अहम तनसीबात पर हमले हुए, तो क्या ये इनका कोई नादरा बना लें? इनसे पता चले कि इनका ज़रिया रोज़गार और ज़रिया हसूल ज़र और दौलत क्या है, ताकि क्योंकि बात यह है कि समी साहब, ये सब कुछ जो ठीक करना होता है वो उन्होंने ठीक करना होता है जिनको आप ये इंतज़ाम देते हैं वोट दे के किसी तरीके से जो हुक्मरान। तो मेरे ख्याल में इनके लिए एक नादरा बनना चाहिए। एक और हमारे साथ लाहौर से कॉलर हैं। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ऐसा है कि यहाँ पे बेरोजगारी और महंगाई, दहशतगर्दी के हवाले से आप लोग बात कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है समी साहब कि यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी जो इतनी तादाद में थी, मैं खुद इस चीज का गवाह हूँ कि यहाँ से जो कंपनियां जिन कंपनियों में 40-40 हज़ार बंदा 3 शिफ्टों में काम करता है, वो इतनी तेजी के साथ यहाँ से खत्म हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सबसे पहला तो ये रीजन है, और दूसरा ये, यहाँ पे जिस बंदे में जो अहलियत है, जिसने अपनी सारी जिंदगी जिस काम में सर्फ की है, जिस काम का उसे तजर्बा है, जिस काम में उसने महारत हासिल की है, उसे वो नखार दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है उसके पास। और आपको कोई भी बंदा अपने काम पे नहीं मिलेगा। कोई इंजीनियर है तो वो आपको लाहौर में कोई टिक्के लगा के कोई नजर आएगा, या दाएं बाएं कोई और काम कर रहा होगा, लेकिन वो जिस काम की उसमें अहलियत है वो उस काम पे खड़ा नहीं है। बिल्कुल यही हाल हमारे हुक्मरानों का है। जो भी अपनी वजारत के ऊपर बैठा हुआ है, कोई भी अपनी वजारत की अहलियत के बारे में बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। काजी साहब, वही मामला कि जो जिसका हक है वो उसको नहीं मिल रहा। और ये जो मामला है मल्टी नेशनल्स का वापस जाना, मुझे पता है आपके तो मल्टी नेशनल्स के बारे में ख्यालात कुछ और हैं, लेकिन गालबन कॉलर का कहना यह था कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, एम्प्लॉयमेंट की जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नहीं मिल रही। क्या कहेंगे? मैं एक तो बताऊं कि तकरीबन यहाँ पे अगर कोई प्रॉफिट ले रहा है तो MNCs ही ले रही हैं। अगर आप उनको सबको देखें, हम नाम नहीं लेते किसी का, मगर वो यहाँ से बहुत ह्यूज जो एक प्रॉफिट्स लेके जा पूरे रीजन से, और वो उनका काम है। मगर बात यह है कि MNCs का एक प्रॉब्लम होता है, जो बाहर से इन्वेस्टर आता है ना, वो पोटेंशियल बायर देखता है। पहले एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है कि 18 करोड़ की आबादी में जो प्रोडक्ट हम लेके आए हैं वो उस कितने लोग खरीद सकते हैं। तो फिर पहले वो सर्वे पता चलता है 2 या 3 करोड़ खरीदेंगे, तो फिर उनके लिए वो लोग मैटर नहीं करते जो उनके बायर नहीं होते। तो इस काम के लिए रियासत होती है कि भाई उनकी भी, उन्होंने ज़िंदगी तो बसर करनी है ना, उनके लिए भी तो कुछ करना है या आपने नहीं करना। लिहाजा ये जो MNCs हैं, ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये पोटेंशियल बायर की जो मंडी है उसके अंदर घूमती रहती है। अब हुआ क्या है, इंडिया और पाकिस्तान में क्या हो गया? इंडिया में अगर 70-80 करोड़ आदमी 16 रुपए या 24 रुपए रोजाना पे रह रहा है। नहीं, ये जो सारे आप बता रहे हैं ना, ये तो है अपनी जगह पर, लेकिन क्या इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये नहीं है जो फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहा, या जो कंपनियां भाग रही हैं कि पाकिस्तान में कोई कानून की अमलदारी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई किसी तरह से भी हम उनको फैसिलिटेट नहीं कर पाते? तो जब इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वही खतरे में है, तो वो यहाँ पर क्यों रहेगा? नहीं, मेरा एक आपसे सवाल है, क्योंकि आज अजीब व गरीब हमारे रोल हो गए, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं आपसे क्यों ना सवाल, ये मुझे बताएं कि बड़ा इन्वेस्टर जा रहा है इंडिया में, बहुत इन्वेस्टर जा रहा है, उसके जाने के बावजूद वहाँ पे पिछले साल की निस्बत अब जो 10 करोड़ लोग और गुर्बत की लकीर से नीचे गिर गए हैं। इस वक्त जो लेटेस्ट सर्वे उनका मैंने देखा था, 80 करोड़ 30 लाख लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए। तो पहले तो ये समझ लें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई अमृत धारा नहीं है, और इसका जो रूल ऑफ थंब है वो ये है कि अगर $1 आपकी समाज और मैशत में अंदर आता है एज एन इन्वेस्टमेंट, तो $14 वापस लेके जाता है। वहाँ भी आपको अपनी रियासत और अपनी मैशत के मफादात देखने होते हैं। आनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, मगर आपके अपनी टर्म्स पे। जैसे हमने हालिया दुनिया में, मैंने मिसाल देता हूँ एवो मोरालेस की, कि उन्होंने जब वो सदर बने तो उन्होंने दोबारा वो मुआहदे रीराइट करवाए और अपनी आवाम के मफाद में मुनाफों को की जो रास्ता था, यानी मफाद को, अपनी रियासत और आवाम के मफाद को सामने, और ये बात इनकी ठीक है कि जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या आपका। चलिए आगे मूव करते हैं, हमारे साथ एक कॉलर है मलेशिया से। जी भाई सैफुल्लाह साहब, मलेशिया से, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? शायद वो ड्रॉप हो गया। अच्छा, हम मूव करते हैं आगे। हमारे साथ हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं नसीर वागा साहब, इनके पास एक स्टोरी है नेट ओवर लीजिंग कंपनी की। वागा साहब, आप बताइए कि ये सारा मामला क्या है, लोगों के अरबों रुपए फंसे हुए हैं, क्या ये आगे अब क्या हो रहा है इसका?
सभी साहब, मैं तो इसको फाइनेंशियल टेररिज्म कहूँगा। अजीब बात यह है कि 1983 में एक कंपनी कायम हुई, नेटवर्क लीज एंड रीफाइनेंस, जिसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा ये काम करने का एक सर्टिफिकेट जारी किया, और इस कंपनी के पास ये इजाज़त थी कि ये सर्टिफिकेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सिर्फ ये जारी कर सके। जब लोगों का इस पर एतमाद कायम हो गया, ये लोगों को कुछ मुनाफा देती रही, और मैं आपको ये बताऊं कि ये कोई अबनॉर्मल मुनाफा नहीं था। 800 रुपये से लेके तकरीबन 900 रुपये तक 1 लाख के पीछे ये मुनाफा दे रही थी। जैसे ही इस कंपनी ने थोड़ा सा ट्रस्ट लोगों में हासिल कर लिया, उसके बाद इन्होंने एक और अपनी सिस्टर कंसर्न बना ली, जो कि SCCP से रजिस्टर्ड नहीं थी। उसका नाम था नेटवर्क इंटरनेशनल। इस कंपनी ने रेपो सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे कुछ सर्टिफिकेट्स जारी करना शुरू कर दिए, जो लोगों ने अरबों रुपए में ख़रीदे। और जैसे ही SCCP को ये पता चला कि इस कंपनी ने एक अपनी सिस्टर कंसर्न के ज़रिए हमारी इजाज़त के बगैर ये सर्टिफिकेट्स जारी करके अरबों रुपए इकट्ठे कर लिए हैं, तो उन्होंने इसका ऑडिट करवाना शुरू कर दिया। जैसे ही ऑडिट वाले आए तो पूरे का पूरा ऑपरेशन ही क्लोज़ हो गया। जो लोग पहले थोड़ा बहुत मुनाफा ले रहे थे, समी साहब, वो मुनाफा भी बंद हो गया। 2007 के बाद से लेके आज तक अभी तक इस कंपनी का कुछ नहीं बना। सारे जो एसेट्स थे वो लिक्विडेट किए जा रहे हैं, और कंपनी जो है इस वक्त वो बंद है। तो जो भागा साहब, जो जिन लोगों के पैसे हैं जी, उनको कुछ रिलीफ के बारे में हुकूमत ने कुछ सोचा? उनका क्या बनेगा जिनके अरबों रुपए इन्वेस्ट हुए थे इसमें? समी साहब, 1 रुपए का भी कोई किसी को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। हैरान कुन बात तो ये है कि आपने देखा मेहरान बैंक स्कैंडल आया, डबल शाह स्कैंडल आया, और इसके अलावा आपको याद होगा कि फाइनेंस कॉरपोरेशंस बनी, छोटे बैंक्स बने। आज तक उन ताज कंपनी का स्कैंडल आपके सामने है। सारा कुछ पहले गवर्नमेंट देखती रहती है, जैसे ही लोगों का अरबों रुपया डूब जाता है उसके बाद हुकूमत एकदम उठती है और उस कंपनी को बंद कर देती है। ना तो खातादारों को कभी कोई 1 रुपया मिला है, ना उनके मसाइल हल हुए हैं। यही ये अरबों रुपए का स्कैंडल है। अच्छा अरवाका साहब, मुझे एक बात बताएं जी। पहले तो लोगों के साथ हाथ हो गया जी, एक कंपनी ऑपरेट कर रही थी, सरकार ने उसको नहीं देखा कि वो क्यों ऑपरेट कर रही है जी, और अब जब वो पकड़ी गई है जी, वो लोग तो इन लोगों से, गरीबों की बचतों से हाथ करके चले गए जी। अब ये जो सरकार है, अब ये दूसरा हाथ ये इनके साथ करेगी कि इनके पैसे वापस नहीं कर रही। और सवाल मेरा ये भी है कि ये अगर इतने पुरानी इन्वेस्टमेंट है, तो अगर हम इसकी डिवैल्यूएशन में देखें तो ये जो अरब या 2 अरब रुपए जितने पैसे भी हैं, उस हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ी रकम है जिससे हम लोगों को महरूम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा काजी साहब। इसकी जो इस वक्त वैल्यू है उस पैसे की, वो कई गुना कम हो गई है। और जो ज़्यादा नुकसान है लोगों का काजी साहब, वो ये है कि लोगों को 1 रुपया ना तो इसका किसी किस्म का कोई प्रॉफिट मिल रहा है, बल्कि उनका जो असल ज़र है वो भी डूब गया है, और कोई भी शख्स इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हमें जब ये पता चला कि SCCP ने इसके लिए एक लिक्विडेटर मुकर्रर किया, मैं आपको ये बात बताऊं कि उस लिक्विडेटर जिसका नाम शेख नसीर था, उसकी तनख्वाह 5 लाख रुपए रखी गई। एक डूबी हुई जो पहले ही कंपनी है जिस पर खातादारों ने बहुत शोर मचाया, और बाद में उसकी तनख्वाह 2.5 लाख रुपए कर दी गई। आखिरकार उसको मुलाजमत से फारिग करना पड़ा, क्योंकि कंपनी जो है वो फाइनेंशियली मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। अब कोई शख्स भी इस कंपनी को लेने को तैयार नहीं है। जो इसके असल मालिक हैं वो जेल में बैठे हुए हैं, और जिन लोगों के पैसे हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे। यहाँ पर एक बड़ी अहम बात यह है कि ये पैसे ज़्यादातर बेवाओं के हैं, पेंशनर्स के हैं और रिटायर्ड लोगों के हैं, जो बुरी तरह इफ़ेक्ट हो रहे हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बेटियों की शादियों के लिए ये पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे, और इस कंपनी ने फ्रॉड से रेपो सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे सर्टिफिकेट जारी किया। शुक्रिया नसीर वागा साहब। काजी साहब, वही बात है कि जिस तरह कंपनियां बनती हैं और वो सारे का सारा माल खाती है। अच्छा काजी साहब, ये यहाँ पर क्योंकि एक ब्रेक का टाइम है, हम लेते हैं एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे खसूसी नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली मैतू आपको बताएंगे कि किस तरह पंजाब हुकूमत के मुलाजमीन की तनख्वाहों को रोक कर हुकूमत ने अपने खसारे को कम किया। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद फिर आपसे बात करेंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। काजी साहब, आपने अपनी खबरों में जिक्र किया था जो कल लाहौर में पुल गिरा। बिल्कुल, मैं लेकिन इससे पहले मैं एक कमेंट कर दूं जो अभी नसीर वागा साहब ने बात की। न जाने ये क्यों कुछ लोग या कुछ इदारे बिल्कुल एक जिस तरह गिद्ध इंतज़ार करते हैं कि कोई मुर्दार हो, कोई वाक़या हो जाए। मसलन सैलाब आ गया है तो टेंटों वाले टेंट महंगे कर देंगे। अगर कोई बीमारी फैल गई है खुदा ना खास्ता तो दवाई अंदर कर दी जाएगी ताकि उसकी कीमत ऊपर। इसी तरह जैसे वो बता रहे हैं कि उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटर 5 लाख का लगा दिया, तो हम विल सी टू इट, हम देखेंगे, इस स्टोरी को फॉलो करेंगे, हकदारोों को हक मिलता है या नहीं मिलता। ये जो आपने ब्रिज की बात की, आज मैं सुबह दम मैं जब सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो एक रिपोर्ट तो ये आई समी इब्राहिम साहब के रिकॉर्ड टाइम में तैयार होने वाले ये ब्रिज रिकॉर्ड टाइम में क्यों गिर रहे हैं, और खौफ का एक आलम भी तारी है कि नए नए ब्रिज बने हैं। तो उसमें एक रिपोर्ट आई है, अभी तक उसकी कोई अभी हुकूमत बताएगी कि वो कहाँ तक इसमें सच्चाई है, कि ये जो स्लैब्स हैं जो रखी गई हैं ऊपर, इनको कोई सीमेंट के साथ जोड़ा नहीं गया उन पिलर्स के साथ, और जल्दी में इनको ये कर दिया गया। और अगर कोई खुदा न खास्ता अर्थक्वेक हो या कोई ऐसी बात हो तो कोई ख़तरा हो सकता है। एक तो ये बात हुकूमत को देखनी चाहिए क्या वाकई ऐसा हुआ, और अगर ऐसा हुआ तो जिस कमेटी ने और जिस बॉडी ने इनको इजाज़त दी कि जनाब आप ये ठीक है, ये दुरुस्त हैं, और उस बॉडी का यहाँ नाम भी कहीं लिखा हुआ है LRRA, और जिसको हेड करते हैं कमिश्नर लाहौर जवाद रफ़ीक साहब। अच्छा, अब जवाद रफ़ीक साहब ने वहाँ क्या बयान दिया? पहले तो ये खबर आई जब चीफ मिनिस्टर वहाँ पहुँचे कि जनाब ये नाकस मटीरियल है, और अगर आपने हमारे कैमरे पे फुटेज देखी हो तो वो बिल्कुल लगता रेत नज़र आ रही थी हमें। वो बहरहाल मैं अब कुछ सर्टिट्यूड अच्छा, इसमें कल मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता हूँ। कल मेरी हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं सलमान गनी साहब, उनसे बात हो रही थी तो एक रिपोर्टर साहब के पास इन्फॉर्मेशन थी कि एक कमेटी को बनाई थी चीफ मिनिस्टर साहब ने कि जहाँ जहाँ ये कंस्ट्रक्शन हुई है वहाँ का मटेरियल आप चेक करें। 20 स्पॉट्स उन्होंने बनाए थे, और जब उनका रिजल्ट आया तो ये बताया गया कि 18 स्पॉट्स ऐसे हैं जिसमें नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया गया। तो ये तो अब वो बने हुए हैं नाकस मटेरियल के साथ ब्रिजेस, तो क्या होगा ये? अब देखें 302 का उन्होंने केस बनाया और बड़ा ठीक बनाया है, जो कि खालिद रऊफ साहब हैं। इंसाफ होना चाहिए हर किसी के साथ, और वो जो 2 लोग मर गए हैं। और मैं एक और आपको बताऊं, जिसे कहते हैं ना एडिंग इंसल्ट टू इंजरी, और या इंसल्टिंग पीपल्स इंटेलिजेंस, कि अभी कुछ पता ही नहीं है और यहाँ पे कमिश्नर साहब ने फरमा दिया जाके जनाब ये तो ट्रक का बेड खुल गया था, वो टकराया और वो नीचे आ गया। जबकि आई विटनेसेस अकाउंट जो आया है तो उन्होंने कहा है कि वो 16 फुट ऊंचा है और 16 फुट तक शायद जो है वो बेड अगर खड़ा भी हो तो नहीं पहुंच सकता या पहुंच सकता। कुछ इस किस्म की इतलात भी है कि ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है खालिद रऊफ खालिद को इस किस्म का नाम है, उनके बारे में उनका भी एक बड़ा शेडी है, कहानियां हमेशा बच निकलते हैं वो करप्शन। अच्छा, नहीं, 2 बातें उनके बारे में आई। एक तो वो बच निकलते हैं, और दूसरी बात ये कि कोई ठेका कोई भी हो मिलता हो नहीं है। आई डोंट नो व्हाट क्वालिफिकेशन ही हैज। और फिर वो बड़े अहम आदमी है कि अगर कमिश्नर साहब ने जाते ही वहाँ कवर अप करना शुरू, हमें नहीं पता, मगर मैं ये कहता हूँ कि जब लोगों को जख्म लगा हो तो फिर ऐसे वक्त में ऐसी बात कहना या बयान देना कि भाई पहले इन्वेस्टिगेशन तो हो लेने दे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फौरी तौर पे आपने कहा नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे हुआ, और आपने बता दिया और या शक डाल दिया हमारे दिल में, गलत या सही, कि नहीं जनाब आप तो कवर अप कर रहे हैं। और हमें क्यों, हम हक बजाने में ये राय रखने में, PIC कवर अप नहीं हुआ, पिम्स में जो 2 हलाकतें औरतों की वो कवर अप नहीं हुआ, कोई एक ऐसी चीज निकली है, यानी कि कोई भी तहकीकात जो हुई है उसका नतीजा बीच में रह जाती है सर। ये अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है इस वक्त कराची से, जफर साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। जी जफर साहब, इरशाद। जी जफर साहब बोलिए। सर, ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अक्सर आप कहते रहते हैं कि तब्दीली जो है वो वोट ही के जरिए मुमकिन है। मैं चाहते हुए भी आपकी बात का जो है वो मानना पड़ता है। गो के दिल तो ये चाहता है कि करप्शन तो उनको उठाकर फेंक दिया जाए, लेकिन आपका ही कहना शायद ज्यादा सही है कि उनकी करप्शन को याद रखना चाहिए ताकि वोट के वक्त हम उनको सिखा सकें। पहली बात। दूसरी बात ये कि जहाँ तक दहशतगर्दी के हवाले से आप बात कर रहे थे, तो मैं सर ये आपको पोजिशन देना चाह रहा था हुकूमत को कि हम उसे डायलॉग क्यों नहीं कर सकते। हम आखिर उन लोगों को ये क्यों नहीं समझा सकते कि जनाब आप देखें मिस्र के अंदर आपके भाई लोग जो है वो अभी दूसरा प्रेसिडेंट लिया है मोहम्मद मुर्सी साहब, और वो अखवानुल मुस्लिमीन के जो ताल्लुक रखते हैं जिनको पूरी दुनिया जो है वो समझती है। तो अगर आप किसी कॉज के लिए लड़ रहे हैं तो आप इस कॉज को इस तरीके से भी शामिल कर सकते हैं। अगर उनसे डायलॉग करके उनको मेन स्ट्रीम में ले आए किसी तरीके से पोलिटिकली, और उनको हम क्या नहीं कन्विंस कर सकते इस तरीके से कि सर ये जो रास्ता हमने अख्तियार किया है
ये मुल्क के लिए भी तबाहकुन है, हमारे लिए भी तबाहकुन है, मजहब के लिए भी तबाहकुन है अगर हम इस तरीके से करेंगे तो। बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब आपका। जी कायस साहब, एक तो बड़ी दिलचस्प बात मुझे याद आ गई इनके सवाल से। कल मुझे किसी ने ईमेल में एक तस्वीर भेजी और वो तस्वीर गालबन यूरोप के किसी मुल्क में प्रोटेस्ट की थी और मुझे लगता है कि यूनान की थी, कैप्शन में नहीं था मगर वो थी, और उसने प्ले कार्ड उठा रखा था और प्ले कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि, जिसका तर्जमा ये है, अंग्रेज़ी में लिखा हुआ था कि अगर वोट से तब्दीली आने का कोई एहतमाल या इम्कान होता तो इन्होंने वोट को भी गैर कानूनी करार दे देना था। तो एक राय ये भी है। और दूसरी बात, उनकी हर किसी को आना चाहिए। मोहम्मद मुर्सी साहब आ गए हैं, अभी पता चल जाएगा साल 6 महीने में वो कहाँ खड़े हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बुरान है वहाँ पे, इतना आसान बात नहीं है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि वो आए हैं इस तरीके से। मगर ये वोट वाले नहीं हैं, ये वोट को रोकने के लिए, असल वोट की ताकत को रोकने के लिए तो धमाका चाहिए होता है, दहशतगर्दी चाहिए होती है, ताकि ये जो पीपल्स विल है वो तो रिफ्लेक्ट ना हो बल्कि वो दिमागों की आवाज़ में दब जाए। यही किया गया यहाँ पे कोल्ड वार में, और आज भी सम हो यही करने की कोशिश की जाए। अच्छा, इसमें जफर साहब, मैं आपने जो सवाल किया उसमें थोड़ा सा मैं इनपुट ये देना चाहता हूँ कि आपने बात की है रिकन्सिलिएशन की, गुफ्तगू की। अब यहाँ पर ये जो सेक्टेरियन वायलेंस जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें गुफ्तगू की शायद इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। उन लोगों के अज़ाइम बिल्कुल वाज़े हैं और ये बात भी हमारे इल्म में है, तमाम जानते हैं, लोग भी जानते हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं वो भी जानते हैं कि इसमें बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे अपने इदारे बहैसियत इदारा मुलव्वस हैं, लेकिन हमारे इदारों में काम करने वाले बहुत सारे लोग इन ग्रुप्स की पुष्टपनाही करते हैं और इनको प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से इनका अभी तक सफाया नहीं किया जा सका। तो मैं आपकी इस बात से तो एग्री करता हूँ कि ज़रूर नेगोशिएशन भी होनी चाहिए, लेकिन किसके साथ आप नेगोशिएशन करेंगे इस केस में जहाँ के मारने वाले भी खुद ही, आप उनको सब इल्म है और वो आपकी सफ़ों में मौजूद हैं। जी कायस साहब, आपने चलिए आपकी दूसरी भी बहुत सारी खबरें हैं। हाँ जी, मैं इसके बाद यूके स्टूडेंट्स की बात की थी मैंने समी इब्राहिम साहब आपसे, कि जो वेस्ट का बहुत बड़ा क्राइसिस आया, तो यहाँ से अब जब यहाँ रोज़गार नहीं होता, अभी आपने बात की याद है, वो जो हमारे लोग जो हैं वो डूब गए कल रोज़गार की तलाश में, यहाँ से लोग भाग रहे हैं। इसी तरह यूथ को जिसको हम यहाँ नहीं दे पा रहे वो बाहर भागती है, और यूके में आमतौर पे ट्रेंड है, कुछ वीज़ा मिल जाता है वहाँ पे, तो वो बड़ी मुश्किल हालात में हमारे तालिब इल्म, और वो जो डिग्रीज़ ले चुके हैं, कुछ 10,000 से ज़ायद तालिब इल्म जो हैं उनको तो नौकरियाँ मिल गई हैं, 20,000 वहाँ पे बेरोज़गार भी हैं अभी तक। तो ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल है कि हमें ये लगता है कि ये नक्शा बेरोज़गारी का जो नक्शा है पूरे ग्लोब पे इसी तरह है। इस तरह जैसे मैंने एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि कई वेबसाइट्स अमेरिका के हवाले से बन गई हैं कि जिन तालिब इल्मों ने कर्ज़े लिए थे अब वो कर्ज़े वापस कैसे करेंगे, क्योंकि उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही। तो ये मेरे ख्याल में हम यहाँ अगर अपनी दुनिया बनाएं, यहाँ पे अपनी मैशत को संवार सकें, यूरोप से अपना तो बेहतरी हो सके। हमारे साथ हारूनाबाद से कॉलर हैं अयूब साहब। जी अयूब साहब। जी सईद काजी साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी जो काविश है ये दहशतगर्दी को रोकने के लिए और दूसरे मसाइल के लिए भी, मेरी गुजारिश ये है कि मसलन ये हमारे ज़िले में DPO साहब आए हैं, नए आए हैं, यंग है, मेरी उनसे मुलाकात हुई है, दिन रात वो थानों में जाते हैं, खुद विजिट करते हैं। लेकिन मैं आपके जरिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अवाम जिस वक्त कोई दहशतगर्दी होती है, जिस वक्त किसी के साथ जुल्म होता है, उस वक्त हमारी अवाम जो है वो गवाही जब देती है तो वो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इसके सिलसिले में इनको शेल्टर नहीं होती, ये गरीब लोग होते हैं और इनका जो हमारा सिस्टम है कि बदमाश और दहशतगर्द जो हैं वो तो बच जाते हैं, लेकिन ये जो बेचारे हैं इनके साथ जो गुजरती है, जो होती है, जो इन पे क़यामत डलती है, वो यकीन करें कि इंतहाई ये दुख की बात है। इस सिलसिले में प्लीज आप बहुत बहुत शुक्रिया अयूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जी कायस साहब। एक तो इनके सवाल में इसका जवाब पे ना था, क्योंकि जिस तरह हमने कल बात की कि जनाब यहाँ पे तो तबकाती नफाजे कानून है, यहाँ पे बड़ों को सज़ा नहीं होती, जिस तरह आपने सपना केस का जिक्र किया था। दूसरी बात यह है कि यहाँ तो जजेस जो हैं, इवन छोटी लोअर कोर्ट्स में भी ये दहशतगर्दी के फैसले नहीं होते, किसी को सज़ा ही नहीं होती। अगर कोई सज़ा दे देता है तो उसे हिजरत करनी पड़ जाती है। तो ये सारी जो वीकनेसेस हैं समी इब्राहिम साहब, वो ये हैं कि जब एक तंजीम नहीं है, सोसाइटी में एजुकेशन नहीं है, सोसाइटी में जो है ये जो सारी ट्रेंड्स हैं वो आ रहे हैं और अनचेक्ड हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और कॉलर है हमारे साथ लाहौर से, साबिर। जी साबिर साहब। हेलो जी साबिर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी। अगर आप अपने टेलीविज़न की आवाज़ को बंद करके अपना सवाल करें तो ज़्यादा मेरा ख्याल है मुनासिब होगा। ठीक है जी। हेलो जी फरमाइए। एक अच्छा जी साबिर साहब। हेलो जी जी। मुझे थोड़ी देर पहले
किसी साहब ने फ़ोन किया था आपको जी कि सिक्योरिटी के हवाले से। जी, तो मैं एक तजवीज़ देना चाहता हूँ जी कि पाकिस्तान में अगर हर जो मोबाइल है इसे लिमिट कर दिया जाए कि कोई भी बंदा एक नंबर से ज़्यादा नंबर नहीं रख सकता, और उसका नंबर हो उसका शनाख्ती कार्ड का नंबर, तो हर बंदे की हर एक्टिविटी, हर मूवमेंट ट्रेस होती है। तो एक ये स्टेप लेने से 80% इम्प्रूवमेंट हो सकती है सिक्योरिटी के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। काजी साहब, ये उनकी एक तजवीज़ है। देखिए, इसकी जो एक साइंसी जो इसकी एप्लीकेशन है वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन तजवीज़ बहरहाल बड़ी उनकी अच्छी है। अच्छा, हमारे साथ बड़ी देर से जुल्फ़िकार अली महतू भी हमारे साथ हैं लाइन पर, वो हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। उनके पास एक ख़बर है कि पंजाब हुकूमत ने जो गालबन जब अपना बजट की बताया, सारी तफसील दी है, तो उन्होंने शायद एक चीज़ को छुपाने की कोशिश की है, कुछ अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों को रोक कर। मैं तो साहब, क्या है ये सारा मामला, कुछ हमें तफसील से आगाह करेंगे कि किस तरीके से ये पंजाब हुकूमत ने छुपाने की कोशिश की है अपने बजट के खसारे को? जी समी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया। असल में बात यह है कि 30 जून जो होता है वो क्लोजिंग साल का क्लोजिंग मंथ होता है। इसमें जो हुकूमतें होती हैं उनके जो खाते होते हैं, सालाना हिसाबात होते हैं, वो क्लोज हो रहे होते हैं। तो हुआ ये है कि 30 जून को पंजाब हुकूमत का खाता भी क्लोज हो रहा है, और लेकिन जो जून की सैलरी है वो पे तो जुलाई में होती है, लेकिन इसका तरीकाकार ये होता है कि जून का जो महीना होता है, चूंकि क्लोजिंग होती है तो उसमें जो होने वाली पेमेंट्स होती हैं वो उसी महीने में क्लोज होती हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत ने अपने जो फाइनेंशियल रूल्स हैं, 2.16 उसका आर्टिकल है, उसमें वज़ीर आला पंजाब ने तरमीम कर दी है, उस रूल्स में रिलैक्सेशन दे के, तो ये चेक्स को जो जून में ही कैश होने चाहिए कानून के मुताबिक, उनको रोक लिया गया है। और ये तमाम के तमाम चेक जो है वो 11 अरब रुपए के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहें और उनके अलाउंसेज हैं, और उनको पेमेंट जो है वो अब जुलाई के पहले हफ्ते के आखिर में होगी। यानी ये जो जून में चेक है वो जून में कैश होने चाहिए थे, अब रूल्स को रिलैक्स करके ये इजाजत दी गई है कि वो चेक्स जो है वो अब जुलाई में कैश होंगे। इस तरह से पंजाब हुकूमत का जो क्लोजिंग खाता है, जो बजट खसारा जिसमें शो होना था, उसमें ये 11 अरब रुपए जमा हो जाएंगे और हुकूमत पंजाब अपने अकाउंट्स के खसारे को छुपा सकेगी और ये जाहिर किया जा सकेगा कि पंजाब हुकूमत का अकाउंट जो था 30 जून को 2012 को सरप्लस था। और मैं इसमें एक समी इब्राहिम और इजाफा कर दूं, ये जो आपने बात की है, जो पुल गिरा है, जो इसकी पेमेंट्स है, तो 25 जून तक 16,000 बिल्स जो है वो डेवलपमेंट के और दीगर पेमेंट्स के जो पंजाब की सूबाई हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों ने एजी ऑफिस में जमा किए हैं वो कैश हो गए हैं, यानी उनको कैश कर लिया गया है। लेकिन सैलरी के जो चेक्स हैं उनको जून में रोक लिया गया है। तो इस किस्म की जो सूरत हाल है वो सिर्फ, तो बुनियादी तौर पर जुल्फ़िकार आप ये कह रहे हैं कि जो असल जो खसारा था सिर्फ एक वो गालबन एक इससे पॉलिटिकल माइलेज ही हासिल हो सकता है, लोगों को आप तनख्वाहों से महरूम रखते हैं कुछ अरसे के लिए, लेकिन एक पॉलिटिकल माइलेज आपको मिल जाएगा कि जी पंजाब में बड़ी अच्छी गवर्नेंस है और कोई खसारा नहीं है बजट में। जी, फाइनेंशियल गवर्नेंस का जो डंडोरा पीटा जा रहा है पंजाब में, उसकी एक भरम रखने के लिए ये किया जा रहा है। और ये उस वक्त से, समी इब्राहिम मैं आपको बता दूं कि ये पिछले 2 साल से, जब से पंजाब हुकूमत डेफिसिट में ओवरड्राफ्ट ले रही है, ये तब से ये सिलसिला शुरू हुआ है। पिछले साल भी ये प्रैक्टिस की गई थी और क्लोजिंग खाते को खसारा कम करने के लिए दिखाया गया था, और इस साल भी यही कोशिश की गई है कि पंजाब हुकूमत का जो क्लोजिंग खाता है उसमें खसारा कम से कम दिखाया जाए, और इसकी वजह सिर्फ ये है कि इससे पॉलिटिकल माइलेज को बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली महतू, बहुत शुक्रिया। काजी साहब, नहीं, मुझे तो इनकी स्टोरी में एक बात बड़ी जो एक मुझे संगीन मजाक लगा कि चलें पैसे जो जिसके देने हैं सरकार ने वो तो दे दे, सैलरीज रोक ली और ये जो पुल शुल हमारे बनाने वाले हैं उनके पैसे उन्होंने फौरी तौर पे दे दिए। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि वो फिर जो पुल बनाने वाले पैसे हैं कहाँ तक जाते हैं। समी साहब, एक तहकीक इस मुल्क में ये भी होनी चाहिए कि अगर 10 अरब रुपया का पुल बना है तो वो पुल बना कितने का है, कि ये कभी हमारे यहाँ असल पैसे कितने खर्च देखें। ये बात ये है कि आप जो पैसे एलोकेट भी करते हैं, ये जो निज़ाम है हमारा पूरा, ये ठेकेदारी का निज़ाम है, इसमें फिर ख़ास लोग ही सामने आते हैं, किसको नहीं पता कि इसमें सारा खेल कैसे चलता है, क्यों एक सड़क बनती है तो अभी क्यों तोड़ी जाती है। न्यूज़ मीटिंग में आपको याद होगा कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि जनाब ये जो पुल बने हुए जो अंडर पासिस, अब बाकायदा बखुदा नीचे से गुजरते हुए डर लगता है, कुछ तो ठीक है, कुछ इतनी डिलेपिडेटेड हैं कि उनमें से ना वो गिरना। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर हैं सरगोदा से, जवार साहब। जी जवार साहब, बताइए क्या सवाल है आपका।
सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं जी? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सवाल बताइए जवार साहब। सर मेरा छोटा सा सवाल है, पता नहीं मेरे अपने अक्ल के मुताबिक मैं आपसे बात करना चाह रहा था। नहीं इरशाद जी। जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन से पहले जो अपोजिशन वाले होते हैं वो जो हुकूमत में होते हैं उनको कहते हैं ये जी फलां के पिट्ठू हैं, ये अमेरिका के गुलाम हैं। जब वो खुद हुकूमत में आ जाते हैं फिर वो काम शुरू कर देते हैं। फिर उनको उस वक्त सोचना चाहिए ना कि हम तो इनके पीछे लगे हुए थे कि ये फलां के गुलाम है और अब हम भी वही काम कर रहे हैं, तो फिर फर्क तो कोई ना हुआ ना जी, अवाम का तो कोई पुरसे हाल ना हुआ ना जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जवाहर साहब। अच्छा ये इनका सवाल जो है बड़ा रेलेवेंट इसलिए मुझे लग रहा है कि हमारे जो सियासतदान हैं, मसलन आपने भी जिक्र किया शेख रशीद साहब का, वैसे तो वो अमेरिका को जितनी गालियाँ उन्होंने निकाली हैं किसी और सियासतदान ने नहीं निकाली। तो अमेरिका भी पहुँच गया ह्यूस्टन एयरपोर्ट पर, उनको रोक भी लिया गया। फिर जब या तो ये होता कि वो इतना वहाँ से वापस आ जाते अगर उन्हें पूछगछ की गई और उनके साथ ज्यादती हुई तो, लेकिन क्या किया, एंट्री लेके कि वो अमेरिका के अंदर चले गए। तो कॉलर की ये जो बात है कि हम गालियाँ भी अमेरिका को निकालते हैं, मफादात भी हमारे उन्हीं से जुड़े हुए हैं, दवाई भी उनकी खानी है, कोई बीमार हो गया तो इलाज भी। देखिए ना ये सियासतदान कब गालियाँ देते हैं उनको। अब एक दो पार्टियां छोड़ दें किसी हद तक, अब जमात इस्लामी है जो अभी हालिया जो उसकी पॉलिसी है, वरना जमात इस्लामी तो मिल के जंग लड़ी थी उनके साथ यहाँ अमेरिका के साथ। और अब तो फिर वो काजी साहब आप उनको उनके मुखालिफ तो नहीं, मतलब अब अखबारी बयानात की हद तक तो होगा, लेकिन प्रैक्टिकली तो जमात इस्लामी बाकी तो अखबारी भी नहीं दे रहे। मतलब पीपल्स पार्टी जो हमारा जो भी एक राय यहाँ पे लेफ्ट है उसकी लेफ्ट की पार्टी है वो तो बिल्कुल साथ खड़ी है। उन्होंने कहा जी कितने बयान दिए, मैं हैरान होता था इनको देख के जब ये टीवी पे आके कहते थे ये हमारी जंग है, ये हमारी बड़ी प्यारी जंग है, इस किस्म का असर जब देते थे ये जिस वार एंड टेरर जो अब बलोचिस्तान का हमने अशर कर लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो नहीं, हाँ आवाम के अंदर बहुत खौफनाक सेंटीमेंट है अमेरिका के हवाले से और बड़े जाए, और यहाँ नहीं है पूरी दुनिया में। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इवन अमेरिका के अंदर जो मूवमेंट्स पर बननी शुरू हो गई, जैसे वो क्या टेक ओवर वॉल स्ट्रीट और इस किस्म की जो हो रही थी वहाँ पे, वो अमेरिका के अंदर अपने हुक्मरान तबके के खिलाफ बहुत एक जो है वो है नफरत भी है, या कह लें या एक कम से कम रिपल्शन पैदा हो गई है। मगर इनमें कोई नहीं है क्योंकि ये एक ही हैं। उसकी वजह यह है कि ये तो यहाँ से अभी आप कानून आ जाएगा जिसकी हमने कल बात की कि ये जो डुअल नेशनैलिटी वाला है, नहीं उसके हवाले से तो मुस्लिम लीग नून ने यह कहा है कि वो इस दोहरी शरीयत के जो भी आइन साजी होगी, कानून साजी होगी, उसमें वो शरीक नहीं होंगे। लेकिन काजी साहब एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, ये मुझे बताइए कि आप जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, ये सियासी जमातें भी कहती हैं कि वोट का हक होना चाहिए। अगर पाकिस्तान के साथ उनकी लॉयल्टी मशकूक है और वो शायद किसी दूसरी रियासत के साथ उनके ज़्यादा उनकी लॉयल्टी है, तो उन लोगों को फिर आप ये हक क्यों दे रहे हैं कि वो नुमाइंदों के चुनाव में वोट डाल सकें? देखिए यहाँ मैंने कल भी बड़ी वाज़ेह बात की थी और कल आपको याद होगा कि जितने भी कॉल्स बाहर से आई थी वो लोग यही कह रहे थे कि जी ना दें ये राइट, वो खुद कह रहे थे। हमें 3-4 कॉलें बाहर से आई, लेकिन वो तो एक 3-4 कॉल्स थी, हम ये तो नहीं कह सकते कि वो सारे पाकिस्तानियों की यही राय है। साहब ये प्रॉब्लम इसलिए पैदा हो रहा है, कि दो तरह के लोग हैं जो बैरून मुल्क मकीम है। एक जो यहाँ से माल लूट मार के उधर ले जाते हैं सियासत के नाम पे या और किसी नाम पे, एक वो लोग हैं, उन लोगों को फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। जबकि ये लोग जो हैं ये अगर इस लूप होल को इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ ये वारदात करते। अच्छा चलिए, ये तो इस पर बात हो चुकी थी, मुझे अब क्योंकि टाइम कम है, एक आखिर छोटा सा कमेंट कर दें कि ये जो पीटीआई और जमात इस्लामी का अलायंस हुआ है, आप क्या समझ रहे हैं कि अब आगे चलकर किस किस्म के ये दो जमातें किसके साथ मिलेंगी? नवाज शरीफ जाएंगे इनके साथ? है कि मुझे तो एक मिसरा याद आ रहा है, पहुंची वही खाक जहाँ का खमीर था। तो इमरान खान साहब के बारे में जो ये कहा जा रहा था कि उनकी जो एक राइट विंग लीनिंग है वो अब खुल के सामने आ गई है। मगर इसमें मैं एक और आपको बात बता दूं, जमात इस्लामी एक पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी है, इससे इख्तलाफ भी हो सकता है, इससे लोगों को इत्तफाक भी हो सकता है। मगर ये इस पर जो तनकीद होती रही है जायज़ या नाजायज़, ये एक इशराफिया की पार्टी ही रही है और इसी तक महदूद भी रही है। ये कभी मैस पार्टी नहीं बन सकी बावजूद। और दूसरी बात ये कि जो मैस मूवमेंट्स हुई हैं यहाँ पे, उसमें भी ये जो है अगर आप 68-69 में देखें जुल्फिकार अली भुट्टो मैस मूवमेंट को लीड कर। चलें काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका ये ख्याल है कि ये मैस मूवमेंट नहीं बन सकती। बहरहाल आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और इंशाल्लाह मंडे को हम दुआ करते हैं कि शाजिया अकरम सेहतियाब हों और हमारे साथ मौजूद हों, और आज उनकी नशिस्त पर मैं था, वो मंडे को अपनी नशिस्त पर मौजूद हों। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।